हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रत्ना साहू जी की लिखी हुई पारिवारिक कहानी का 7वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 6 भाग नहीं देखे, तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह पुष्पा उठी और पुन्या को स्कूल छोड़कर सबसे पहले रोजी को कॉल किया और अपनी परेशानी बताई। रोजी ने भी कहा, अरे हाँ, मैं भी तुम्हें यही बोलने वाली थी, आ जाओ, आराम से नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। मेरे हस्बैंड जहाँ काम करते हैं वहीं तुम भी जॉब कर लेना। मैं आज ही बात करती हूँ हस्बैंड से, फिर कल तुझे बताती हूँ, ठीक है? जरा जल्दी बताना, और हाँ, 1 हफ्ते में आ जाऊंगी। ठीक है, मैं बताती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछकर फोन रख दिया। अब पुष्पा तैयार होकर कृष्य के घर के लिए निकल पड़ी, मन ही मन सोचते हुए कि अब तक तो वो ऑफिस के लिए निकल चुका होगा। वो जब घर पहुंची तो सविता जी ने उसे देखते ही कहा, बेटा आज आने में देर हो गई, क्या बात है? कुछ नहीं काकी, बस यह सप्ताह थोड़ा लेट होगा। कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? घर में सब ठीक ठाक है? जी काकी, सब ठीक है, बोलकर वो अपने काम में जुट गई। जैसा वो सोच रही थी वैसा ही हुआ। कृष्य सच में ऑफिस चला गया था। उसने सबसे पहले सविता जी को ब्लैक टी बनाकर दी, फिर नाश्ता बनाने लगी। सविता जी को नाश्ता और दवाई लेने के बाद उन्हें पकड़कर धीरे धीरे वॉक भी कराया। दोनों ने खूब बातें भी की। पूरा दिन अच्छे से बीत गया। कृष्य के घर आने से पहले वो निकल जाना चाहती थी, इसीलिए उसने थोड़ा जल्दी ही सविता जी को शाम का स्नैक्स दिया और बता दिया कि वो थोड़ा जल्दी निकल रही है। उन्होंने बेहिचक हाँ कह दिया। कमरे से पुष्पा जब ट्रे लेकर वापस आ रही थी, ठीक उसी समय कृष्य भी नहाकर कमरे में आया था। उसे जैसे ही पुष्पा के आने का आभास हुआ, वो तुरंत कमरे से बाहर निकला। वो जब तक कुछ समझ पाती उससे पहले ही कृष्य ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे में खींच लिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। वह चीखने को हुई, लेकिन उससे पहले ही कृष्य ने उसका मुंह दबा दिया और दोनों हाथ पीछे की तरफ मोड़कर उसे दीवार से लगा दिया। वह कसमसाने लगी तो कृष्य ने मुंह पर से हाथ हटा लिया और बोला, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, और चिल्लाना तो बिल्कुल नहीं। वैसे भी चिल्लाओगी भी तो कोई यहाँ आने वाला नहीं, क्योंकि कमरा बिल्कुल साउंड प्रूफ है, तो तुम्हारी आवाज बाहर जाने से रही। एक तो कृष्य शर्टलेस था, ऊपर से उसकी बातें सुनकर पुष्पा के तन मन कांप गए डर से। माथे और कान के पास से पसीना टपक कर नीचे गर्दन पर आ रहा था। कृष्य की जब नजर उसकी सुरहाईदार गर्दन पर पड़ी तो एक क्षण के लिए नजरें ठहर गई। तो पुष्पा तुरंत अपना पैर उठाने लगी, लेकिन उससे पहले ही कृष्य ने उसके दोनों पैर अपने पैर से दबा दिया। एक बार कहा ना, होशियारी नहीं। छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया? और यूं इस तरह आप मुझे कमरे में क्यों लेकर आए? ऐसी हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आती? कृष्य डेविल की हंसी हंसा। लुक हु इज टॉकिंग। जो लड़की खुद को दूसरे के कमरे में बंद कर लेती है, वो भी तब जब वो उस घर में उपस्थित हो। अब कितनी भली बन रही है। वैसे कल आप क्यों आई थी मेरे कमरे में? मैं नहीं आई थी। और मैं क्यों आऊंगी? आप आई थी, पर क्यों ये तो आप ही बताएंगी। कृष्य ने थी पर जोर देते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने देखा, और क्या प्रूफ है? वो एक बार फिर जोर से हंसा। मेरे कमरे में आप आई थी और ऊपर से मैं ही प्रूफ दूं? वैसे ये दुपट्टा तो आपका ही है ना? नहीं, मेरा नहीं है। आपका ही है, मैंने देखा, किसी और का भी हो सकता है। वैसे आप किसी का दुपट्टा भी नोटिस करते हैं? मैं क्या नोटिस करता हूँ आपका जानना जरूरी नहीं। फिर मन ही मन बोला, बाकियों का नहीं, लेकिन आपका जरूर करता हूँ। देखिए, मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, आप इस कमरे में क्यों आई थी? बताइए और इस कमरे से बाहर जाइए। मैंने कहा ना, मैं नहीं आई थी कमरे में। मुझे क्या जरूरत है मैं आपके कमरे में आने की? ये तो आप ही जानती होगी, क्या जरूरत थी? शादीशुदा और एक बच्चे की माँ होकर भी ऐसी हरकत करते शर्म नहीं आई? अगर नीड्स इतनी है तो पति को अपने साथ रखिए, वरना आप पति के साथ रहिए। लेकिन नहीं, एक तो अकेली रहती है, ऊपर से
ऐसे कि कोई भी बच्चा खा जाए। सपने देखने लगे। मैं आपके बारे में क्या-क्या नहीं सोचा और आप क्या निकली। यूँ तो मुझे पहले से ही लड़कियों पर कम भरोसा है और आज के बाद मैं कभी किसी लड़की पर विश्वास नहीं कर पाऊँगा। आप सभी लड़कियाँ एक जैसी होती है। अपनी बहन के बारे में क्या ख़्याल है? माइंड योर लैंग्वेज। सबसे अलग है वो और उसके बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। क्यों? आप किसी और लड़की के बारे में जो मन में आए बोलिए, पर आपकी बहन के बारे में बोल दिया तो आपको बुरा लग गया। अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो और भी तरीके हैं मुझे आपके मुंह बंद करवाने के। बोलकर वो उसके चेहरे पर झुक गया तो उसने अपनी आंखें बंद कर सिर झुका लिया। अगले पल कृष्ण ने जैसे ही सिर उठाया कि पुष्पा ने जोर से उसके गर्दन पर दांत गड़ा दिया। कृष्ण के मुंह से एक आह निकली और उसकी पकड़ ढीली हो गई तो पुष्पा झट से हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर भागी। डर और घबराहट के मारे पसीने से पूरा बदन भीग चुका था। आंखें भी छलक पड़ी थी। वो बिना इधर उधर देखे अपना बैग लिया और झट से निकल गई। उसके जाते ही कृष्ण एक जोर का पंच दीवार पर दे मारा। चोट इतनी जोर से लगी कि सारे नेकलेस फूट गए, पर मुंह से उफ तक नहीं निकला। ये क्या हो गया मुझे? क्या बोल दिया मैंने? मुझे खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं? क्या मुझे यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि वो शादीशुदा और एक बच्चे की माँ है और यही फ्रस्ट्रेशन मैंने उस पर उतार दिया। उसने बताया उसका पति है, अपनी आंखों से देखा है उसकी एक बच्ची भी। फिर भी यह दिल मान क्यों नहीं रहा? सबको छोड़कर नजरें तुम पर ही क्यों ठहरती है? लाख कोशिश करने के बावजूद भी बार-बार मैं क्यों तुम पर ही दिल हार जाता हूँ? दिल तुम्हारे लिए ही क्यों धड़कता है? वह बेड पर बैठकर दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। नहीं, मुझे खुद पर नियंत्रण करना होगा, वरना अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगा मैं। रियली आई एम सो स्टूपिड। एक शादीशुदा लड़की के प्यार में पागल हो रहा हूँ। दुनिया में कितनी लड़कियां हैं, मैं कितनों का ड्रीम मैन हूँ, पर मेरी ड्रीम गर्ल यही क्यों? सोच सोच कर वो पागल हुआ जा रहा था। इधर आंसू पोंछते हुए पुष्पा सड़क पर तेजी से भागी जा रही थी। जितने तेज कदमों से चली जा रही है उतने ही तेजी से कृष्ण की कही बातें दिमाग में घूम रही थी। तभी पीछे से आ रही ट्रक बार बार हॉर्न बजा रही थी, पर पुष्पा का ध्यान आवाज पर गया नहीं। वो अभी भी उसी गति से चली जा रही थी। पीछे से हॉर्न बजाती ट्रक भी काफी नजदीक आ गई थी। अचानक उसका ध्यान खींचा और पीछे मुड़कर देखा। ट्रक काफी पास आ चुकी थी। उसकी जोर से चीख निकल पड़ी। वो संभल पाती उससे पहले ही किसी ने उसकी बाह पकड़कर खींच लिया। अपने कमरे में आराम कर रही सविता जी को अचानक पुष्पा की कही बातें दिमाग में घूमने लगी। काकी, मैं 1 सप्ताह में देर से आऊंगी और थोड़ा जल्दी चली जाऊंगी। ऐसा क्यों कहा? कहीं किसी परेशानी में तो नहीं है? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ है। उसको भी कहाँ पता लगाने के लिए तो भी कुछ पता नहीं लगाया। एक काम करती हूँ, सौरभ को फ़ोन करती हूँ, वो दोबारा कब जा रहा है। मन में बोलते हुए तुरंत सौरभ को फ़ोन किया। सविता जी का फ़ोन देखते ही सौरभ चौंक गया। हो ना हो काकी पुष्पा के बारे में ही पूछने के लिए कॉल कर रही होगी। उसने जैसे ही हेलो बोला कि सविता जी भड़क गई। क्या सौरभ, एक काम तुम्हें दिया वो भी ठीक से नहीं कर पाया? कब जाएगा तू पुष्पा के बारे में पता करने के लिए? वो काकी काकी जाने को तो मैं अभी चला जाऊं, पर कृष्ण ने साफ मना किया है 2 दिन तक मुझे हिलने के लिए यहाँ से। ठीक है, मैं अभी बोलती हूँ कृष्ण को तुझे छुट्टी देने के लिए। नहीं नहीं काकी, बहुत काम है इसीलिए प्लीज मत कहिए, खामखा वो नाराज हो जाएंगे। फिर वो मुझसे सवाल करेंगे कहाँ जा रहे हो, क्या काम से जा रहे हो, और हमारी पोल खुल जाएगी। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। फिर चलो, जैसे काम खत्म हो चुपचाप चले जाना। अब मेरे बोलने का इंतजार मत करना। जी काकी, मैं चला जाऊंगा। फिर मन ही मन बोला, काकी आपसे ज्यादा तो मुझे जल्दी है वहां जाने की। तभी आंखों के सामने कामिनी की तस्वीर आ गई और चेहरे पर मुस्कान। इधर पुष्पा ट्रक को देखकर चीख निकल पड़ी। वो जब तक कुछ समझती संभलती उससे पहले किसी ने उसकी बाह पकड़कर खींच ली। पुष्पा सीधे उसकी बाहों में जाकर गिरी और वो पलटी मारते हुए रोड के दूर जाकर रुके।
पुष्पा के साथ हुआ युवक भी काफी डर चुका था। उसने अपनी पकड़ ढीली की तो पुष्पा ने थैंक यू बोल अपनी आंखें खोली। काफी बार पलटी होने की वजह से सिर में थोड़ी चोट आई थी। थोड़ी बहुत बाह और कोहनी के पास छिल गई थी। बाकी ज्यादा चोटें नहीं आई थी। पुष्पा को दर्द हो रहा था, लेकिन सामने युवक को देखकर जोर से चीख पड़ी, प्रेम तुम सच बोलना, तुम प्रेम हो ना? तब तक मदद के लिए वहां और भी लोग आ गए थे। प्रेम को सबके सामने जवाब देते हुए नहीं बन रहा था। वहीं पुष्पा बार बार सवाल किए जा रही थी, देखो झूठ मत बोलना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? हाँ बताओ, कहीं लगी तो नहीं ना? फिर भागकर अपनी कार से पानी का बोतल लाया और उसके मुंह में लगा दिया। पुष्पा ने एक घूंट पानी पीकर बोतल हटाते हुए कहा, इतनी फिक्र क्यों? यह करने की जरूरत क्या है? और जितना पूछा है तुमसे उतना ही बताओ, तुम प्रेम ही हो ना? वहीं आसपास खड़े लोग दोनों की बातें सुन रहे थे। ये देखकर प्रेम ने कहा, आप लोग जा सकते हैं, पर्सनल मैटर है। तो सब वहां से चले गए। अभी ये सब बातें करने की जरूरत नहीं है और ना ही बताने का समय है। चलो कार में बैठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। शायद तुम्हें चोट आई है। तुम होते कौन हो मेरी इतनी फिक्र करने वाले? मैं ठीक हूँ, मुझे ना तो तुम्हारी हेल्प की जरूरत है और ना ही डॉक्टर के पास जाने की। अगर होगी तो मैं चली जाऊंगी, मुझे जाने दो, बोलकर पुष्पा आगे बढ़ने लगी। लेकिन चोट लगने की वजह से पैर थोड़े कांप गए। तब प्रेम झट से आगे बढ़ा उसे थामने के लिए, लेकिन पुष्पा ने हाथ दिखाकर रोक दिया। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, धोखेबाज कहीं के। तुम प्रेम ही हो ना? प्रेम की आंखों में भी आंसू भर आया था। उसने हाँ में सिर हिला दिया। पुष्पा ने खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया। धोखेबाज, मैंने तुम्हें उस दिन इतनी आवाज लगाई, क्यों नहीं मुड़कर देखा? तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं सब तुम्हें बताऊंगा, सारी बातें, पर प्लीज फिलहाल तुम डॉक्टर के पास चलो। देखो तुम्हें चोट आई है, दर्द हो रहा होगा। दर्द तो बहुत है जीवन में, खासकर तुम्हारे दिए हुए। किसका किसका इलाज कराऊं? तुम्हें इतनी हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है, मैं अपना इलाज करवा लूंगी। बस तुम मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। मैं अब तक ये समझ रही थी कि तुम शायद इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन तुम थे तो कहाँ थे? क्यों मुझे छोड़कर चले गए? मुझे क्यों धोखा दिया? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई और तूने मुझे ही धोखा दे दिया, क्यों? बोलते हुए अब पुष्पा की दोनों आंखें लाल हो चुकी थी। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, पर प्लीज यहाँ रोड पर नहीं। आओ चलो, हम कहीं बैठकर बात करते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे संग नहीं जाऊंगी। एक धोखेबाज। पर फिर नहीं, विश्वास करना है मुझे। जानता हूँ तुम विश्वास नहीं करोगी, पर मैं आज तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ, अपने दिल का सारा बोझ उतार देना चाहता हूँ, हल्का करना चाहता हूँ जी को। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रही है और इसका असर मेरे शादीशुदा जीवन पर भी बहुत हो रहा है। पुष्पा अब भी लगातार रो रही थी। मन में अनेकों सवाल थे, गुस्सा भरा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। बस रो रो कर हिचकियां लेती जा रही थी। प्रेम ने अपना रुमाल निकालकर पुष्पा की तरफ बढ़ा दिया। उसने देखा भी नहीं। अपने बैग से रुमाल निकालकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, एक बार कहा ना, हमदर्दी की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई हमदर्दी नहीं। बस मेरी बातें सुन लो, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए, ताकि मैं यहाँ सुकून से इस शहर से वापस लौट सकूं। देखो सामने गॉसिप कैफे हैं, क्यों ना वहीं चलकर कुछ देर बात करें? पुष्पा बिना कुछ बोले कैफे की तरफ बढ़ गई। आखिर वो भी वजह जानना चाहती थी। मेरे कार में फर्स्ट एड बॉक्स है, अगर तुम देखो, इंसानियत के नाते। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। कहा ना, अब मुझे दर्द नहीं होता है, मुझे कुछ नहीं होगा। पुष्पा के पैर में घुटने में थोड़ी चोट लगी थी, वो थोड़ा लंगड़ाकर चल रही थी। प्रेम ने कितनी बार अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने हर बार इनकार कर दिया। बैठते ही प्रेम कॉफी ऑर्डर करने लगा तो पुष्पा चिल्लाकर बोले, मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए आई हूँ कि मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए और कुछ नहीं। प्रेम थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, जब हम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं तो फिर कोई भी बातें छुपाने की कोई वजह बची नहीं है। वैसे तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, शायद अपने पापा पर गई है। वैसे तुम पिछले कितने सालों से मुंबई में हो, बात को घुमाने की जरूरत नहीं। मेरे सवाल का जवाब दो, मुझे धोखा क्यों दिया?
जब मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे क्यों भगाया? गलत, मैंने तुम्हें भगाया नहीं, तुम खुद भागी। सुनकर पुष्पा चौंक गई, कुछ बोल नहीं सकी। पुष्पा, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन सच कहता हूँ, मैं तुम्हें भगाकर लेकर नहीं जाना चाहता था। उस रात जब तुम सब कुछ छोड़कर भागकर आ गई, तब भी मैंने तुम्हें कितना मना किया, लेकिन तुम अपनी जिद के आगे एक नहीं सुनी। याद करो, मैंने तुम्हें कितना मना करा था, वापस घर लौट जाने को भी कहा था, लेकिन तुम हर बार यही कहती रही कि पापा को मनाने का यही तरीका है। पुष्पा को याद आया, उस रात सच में प्रेम बार बार उसे वापस घर जाने को बोल रहा था, कितना समझा रहा था, हम उन्हें मना लेंगे। लेकिन वो बार बार यही कहती रही, अरे नहीं, पापा को मनाने का यही तरीका बचा है। देखना, कुछ देर में वो जरूर कॉल करेंगे कि बेटा तुम आ जाओ, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। याद आते ही पुष्पा फिर सकपका गई। हाँ तो तुम मुझे इसीलिए छोड़कर भाग गए? सिर्फ इसी वजह से नहीं, हम ट्रेन में बैठे तो, लेकिन मेरा मन तभी नहीं मान रहा था, क्योंकि तुम एक बहुत अमीर परिवार से थी और मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। जैसे तैसे मेरे माँ बाप ने वहाँ पढ़ने भेजा था। बोलते बोलते वो अटक गया। हाँ, पर हमने बात तो की थी, हम दोनों अच्छे पढ़े लिखे थे, हमारी नौकरी लग जाती, हम अच्छे से अपना जीवन बिता सकते थे। मैंने कहा ना, तुमसे प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि तुम अमीर पिता की इकलौती बेटी थी। अगर तुम्हारे पिता की मर्जी से हमारी शादी हो जाती तो मैं गरीबी से उभर जाता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे माँ पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए, और इतना ही नहीं, तुम्हें घर से निकल जाने को भी कहा। फिर जब तुम भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकेली भागी और वापस लौटने को तैयार नहीं हुई, तब मेरा मन पीछे हटने लगा। मैंने अपने घर में तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया था। अगर मैं तुम्हें इस तरह भगाकर ले जाता तो मेरे घर वाले भी नाराज होते, तुम्हें स्वीकार नहीं करते। फिर मैं क्या करता, कहीं का नहीं रह जाता। और घर में एक जवान बहन थी, शायद उसकी शादी भी नहीं हो पाती। फिर तुम्हें मैं कैसे संभालता, कहाँ रखता? मुझे अपना भविष्य बेहद कठिन दिखाई देने लगा। अब मैं इससे कैसे बचूं, ये सोचता रहा। इधर तुम वापस लौटने को तैयार नहीं थी। फिर कुछ देर में जब तुम्हारी आंखें लग गई तो मैं चुपचाप वहां से उतर गया, मन में ये सोचते हुए कि शायद तुम मुझे नहीं देखोगी तो वापस लौट जाओगी। और मैं सीधे घर चला आया, बोलकर उसने सिर झुका लिया। पुष्पा, ये सारी बातें सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचने समझने की शक्ति नहीं बची। नर्वस सी होने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया। पुष्पा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। पर तब तक पुष्पा वहां से निकल चुकी थी। जब मैंने उस दिन तुम्हें बेटी और बिजनेस टाइकून कृषि मल्होत्रा के साथ देखा तो सच में बहुत खुशी हुई। फिर ऐसा लगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तुम्हारे लायक था ही नहीं। प्रेम मन ही मन बोलते हुए उसे देखता रह गया। कृष्य आईने के सामने खड़ा हुआ तो सीधा नजर गर्दन पर चली गई। दांत के निशान घड़ी की तरह गोल बन चुकी थी। उसने तुरंत हाई नेक की टी शर्ट पहना और अपने कमरे से निकलकर माँ के कमरे में चला गया। कैसी है माँ आप? कैसा रहा आज का दिन? कितनी देर तक वॉक किया आपने? मैं ठीक हूँ, पर आप कब आए? पिछले 2 दिन से इस तरह दबे पाँव आते हैं कि पता भी नहीं चलता है। और क्या बात है जो आप मेरे कमरे में आते नहीं? पहले तो ऐसा नहीं था। आप ऑफिस से आकर सीधे मेरे कमरे में आते थे। मम्मी आप नहीं जानती है, भाई अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद तो सीधे अपने कमरे में ही जाना रहेगा। पीछे से आती हुई वानी ने कहा, शैतान की नानी तू कब आई? तब जब आप उस केयर टेकर की अकल ठिकाने लगा रहे थे। बहुत अच्छा किया भाई आपने, मुझे तो बड़ा मजा आया। क्रिस से चौंक गया और साथ में सविता जी भी। केयर टेकर को अकल ठिकाने लगा रहे थे मतलब? तुमने पुष्पा को कुछ कहा क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं कहा। फिर ये क्यों बोल रही है कि अकल ठिकाने लगा रहे थे? नहीं माँ, कुछ नहीं, मैं तो बस ये समझा रहा था कि लंबे समय के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ तो छुट्टी मत करना। क्या आप बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं? लेकिन कब? अगले सप्ताह। खाली बिजनेस ट्रिप पर ही जाना है, वहीं आगे बढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। माँ, मेरा काम यही है, जाना तो पड़ेगा ही।
अरे बहुत हो गया ये सब, अब शादी कीजिए, बिजनेस ट्रिप पर नहीं हनीमून पर जाइए, अपना परिवार बढ़ाइए, मुझे दादी बनाइए। फिलहाल तो ये सब आउट ऑफ ड्रीम्स है और मेरा परिवार मेरे साथ है। माँ और बहन की तरफ देखते हुए कृष्य बोला। सविता जी ने गुस्से में मुंह फेर लिया। अच्छा ये सब छोड़ो भाई, अगले साल मेरे कॉलेज खत्म हो रहा है तो आगे मास्टर्स की पढ़ाई मैं यहाँ से नहीं करने वाली। तो कौन करने को बोल रहा है? आगे की पढ़ाई यहाँ नहीं, आप लंदन जा रही हैं। जिसको जो करना है करो, पर पहले मेरी बहू घर में लाकर रखो। दोनों भाई बहन हंसने लगे। वानी बोली, माँ तो ऐसे बोल रही है जैसे इनके लिए बहू मार्केट से सब्जी लाने जितना आसान है। आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं है कि आप ना ला सके। कुछ महीने बाद आप 28 के होने जा रहे हैं। मुझे और ज़्यादा देर नहीं चाहिए। या फिर आप ये चाहते हैं कि आपकी शादी में मैं रहूं नहीं, मेरे मरने के बाद आप शादी करेंगे? बस माँ बस, ये इमोशनल ड्रामा बंद करिए ना। आप मेरी बात समझ जाइए। मैं ड्रामा बंद कर देती हूँ। मम्मी आप क्या चाहती है? भाई किसी एरे गेरे से ब्याह कर ले। तू अपना मुंह बंद कर। दोनों माँ बेटी बहस करती रही और कृष्ण चुपके से निकल गया। आप कब तक भागेंगे? बस और एक बार सौरभ पता करके आ जाए, फिर देखिए मैं कैसे उलझाती हूँ आपको इस रिश्ते में। सविता जी मन ही मन बोली। इधर पुष्पा बेतहासा रोते हुए सड़क पर तेजी से बढ़ रही थी। तभी एक बाइक वाले ने कहा, अरे मैडम, पागल हो गई हो क्या? समझ नहीं आ रहा, रॉन्ग साइड में जा रही हो। पुष्पा को ध्यान आया। उसने तुरंत रोड क्रॉस किया और ऑटो लेकर घर आ गई। प्रेम की कही एक एक बातें कान में गूंज रही थी। मैं कैसे समझ नहीं पाई, उसके साथ रहने के बावजूद उसके इरादे भांप नहीं पाई। सबने मुझे कितना समझाया, ये लड़का मेरे लिए ठीक नहीं, पर मैं तो किसी की बात सुनी ही कब। मन ही मन सोचते हुए अपने घर के पास आ गई। वो अभी ऑटो रिक्शा से बाहर निकली कि पेड़ के नीचे बने सीमेंट के चबूतरे पर रूपक अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। पुष्पा को देखते ही गाया, कच्ची करारी जवानी कुंवारी हूँ, मीठी सुपारी मैं हाय तौबा। क्या हुआ जाने मन, आज अकेली आई हो? आज एक भी यार नहीं आए तुम्हारे? दूसरे ने कहा, अरे वो सब पुराने हो गए ना, कोई नया नहीं मिला होगा। अरे कोई बात नहीं, अपुन है ना, फुल टाइम तुम्हारे साथ रहेगा। पुष्पा ने उसे गुस्से में घुरकर देखा। ऐसे काय को देख रही है? अपुन तुम्हारा ही है, टेंशन मत कर डार्लिंग। महीना खत्म होने में मुश्किल से 4-5 दिन बचे हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने 1 महीने का समय दिया है, तो महीने के अंत में ये दिल वाला डोली लेकर जरूर आएगा, तुमको दुल्हनिया बनाकर अपने घर लाने के लिए। अब की बार पुष्पा बिना कुछ बोले भाग आई और दरवाजा बंद कर फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे बखूबी समझ आ रहा था, सर पर माँ बाप का हाथ होना कितना जरूरी है। नहीं तो उनके बिना पूरी दुनिया सूनी पड़ जाती है, वीरान हो जाती है। तब कितने ही गिद्ध नजरों का सामना करना पड़ता है। संयोग अच्छा था कि पुण्या घर में नहीं थी। माधुरी उसे बाहर लेकर चली गई थी। कामिनी ने जब देखा कि पुष्पा कुछ ज्यादा ही तेजी से भागकर कमरे में गई तो उसे थोड़ी आशंका हुई और वो भी पीछे से भागकर आई। दरवाजा नॉक करते हुए कहा, पुष्पा क्या हुआ, जल्दी डोर खोलो। पुष्पा पेट के बल लेटे खूब रो रही थी। कामिनी भी लगातार दरवाजा खटखटा रही थी, साथ में आवाज भी दे रही थी। काफी देर के बाद पुष्पा ने दरवाजा खोला। अरे क्या हुआ पुष्पा, यूं भागकर क्यों आई? कामिनी का इतना बोलना था कि उसे कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। एक वही तो थी जो पिछले 4 साल से संभाला भी था और सुख दुख हर समय साथ भी दिया था। क्या हुआ? किसने क्या कहा? क्या रूपक ने फिर कुछ कहा या मिस्टर मल्होत्रा ने? हिचकी लेने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तब कामिनी ने उसे पानी पिलाया और आराम से बिठाकर पूछा तो उसने कृषि से लेकर प्रेम के मिलने की सारी बातें बता दी। सुनकर कामिनी शॉक्ड रह गई। चल छोड़ इन बातों को, अभी पुण्य आ रही होगी, फटाफट फ्रेश हो जा। अब इस बारे में बाद में बात करते हैं। मुश्किल से 4-5 दिन बचे हैं, काम खत्म कर यहाँ से निकल जा। तुम्हारा इंदौर जाने का प्लान ही सही है। नहीं, अब मैं काम पर नहीं जा रही हूँ और मैं अभी इंदौर नहीं जाऊंगी। इतनी ठोकरें खाने के बाद अब मेरी वहां जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है।
तो मैंने दिल्ली जाने का प्लान किया है। वैसे ये सब छोड़ तुम्हारा सौरभ दोबारा आया कि नहीं? अरे क्या हुआ? अरे तुम्हारे हाथ पर सब कैसे छिल गए? कैसे? वो गिर गई थी इसीलिए। तभी कामिनी फटाक से फर्स्ट एड बॉक्स लाया और उसके छिले हुए स्किन को डेटोल से क्लीन करने लगी। फिर पुष्पा के लिए एक कप चाय बनाकर ले आई। तभी पुन्या आ गई और पुष्पा के गले से लिपट गई। मम्मा आप आ गई। पुष्पा हंसते हुए बेटी को गले से लगा लिया और स्कूल की बातें करने लगी। बाद में बात करती हूँ बोलकर कामिनी भी चली गई तो पुष्पा ने भी उठकर बेटी को खाना खिलाया। पुन्या उसे भी बोल रही थी खाने के लिए पर उसे खाया नहीं गया। उसने प्यार से बेटी का सर सहलाते हुए कहा, बेटा आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। दिन भर की थकी हारी पुन्या खाना खाकर माँ के गले से लिपट कर तुरंत गहरी नींद में सो गई। तब दोनों सहेली आपस में बातें करने लगी। कामिनी मेरा एक काम कर देगी? क्या काम है? उसने लोकर से एक सोने का कंगन निकाल कर दिया। इसे मार्केट में बेच दे। क्यों? क्या करोगी इतने पैसे का? 3 महीने की सैलरी जमा करनी होगी जॉब छोड़ने से पहले। पैसे तो है नहीं तो क्या करूं? रुक मैं इंतजाम करती हूँ। तू कहाँ से इंतजाम करेगी? देख मैं जल्दी से जल्दी इस सब से निपटना चाहती हूँ। बहुत ही ज़्यादा उब चुकी हूँ। मैं जब सोचने लगती हूँ कि अभी इन समस्याओं से उभर जाऊंगी तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि मैं निकलने की बजाय लगता है और दलदल में फंस जाती हूँ। अब और किसी मुश्किल में पड़ूं इससे पहले मैं चली जाऊं तो इसे जाकर मार्केट में बेच दो। उसके पैसे देने के साथ दिल्ली जाने के लिए इंतजाम हो जाएगा। फिर कामिनी का हाथ पकड़कर बोली, देख अगर संभव है तो यहाँ से निकलने से पहले तुम और सौरभ एक हो जाओ। मैं तुम दोनों को एक होते हुए देखना चाहती हूँ। वो दोबारा नहीं आया लेकिन आएगा जरूर, पर इतनी जल्दी तो मुश्किल है। उसके घर वाले मानने भी तो चाहिए ना। सबसे बड़ी बेवकूफी तो देखो हमने नंबर भी नहीं शेयर किया। परेशान मत हो, बोला है तो जरूर आएगा। बोलकर पुष्पा मुस्कुराने लगी तो साथ में कामिनी भी। इधर अगले दिन जब पुष्पा काम पर नहीं गई तो कृष्य के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। मैं भी नहीं चाहता कि वो जॉब कंटिन्यू करे और कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन अभी तो कम से कम 5 दिन 6 दिन आना था उसे। ऐसे कैसे नहीं आई? जॉब ऐसे तो छोड़ नहीं सकती। उसे कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी याद नहीं है। उसने तुरंत कॉल लगाया पर कॉल नहीं लगा। ओ, तो उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है। इधर सविता जी भी कॉल लगा रही थी, उनका भी कॉल नहीं लगा तो वो परेशान हो गई। फिर उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि शायद तबीयत ठीक नहीं है, पर कृष्य को तो कारण खूब समझ आ रहा था, लेकिन बोले तो बोले कैसे? तो वो भी चुप रहा। जब अगले दिन भी नहीं आई तब सविता जी बिफर गई। आपने ऐसा क्या कह दिया जो बच्ची काम बीच में छोड़ दिया? सौरभ को भेजिए, कहीं बीमार तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो कॉल भी तो कर सकती थी ना। उसने नहीं किया तो हम कर लेते हैं। भेजिए जल्दी सौरभ को। आखिर सविता जी को एक तीर से दो शिकार भी करना था। इसी बहाने पुष्पा के बारे में पता भी लगाना था। अचानक कृष्य को पिछली बातें याद आ गई। पिछली बार भी गुस्से में घर से निकल गई थी और मुसीबत में फंसते फंसते बची थी। याद आते ही वो परेशान हो गया। वो तुरंत निकलने लगा लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप रहा और सौरभ को कहा, देखो क्या बात है, वो आई क्यों नहीं? सौरभ को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। वो तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया। वो हंसते हुए चला। जी में एक बार आया कि अपनी और कामिनी के बारे में सारी बातें बता दूं। वो मुड़कर कृष्य की तरफ देखा भी। तभी कृष्य ने आईब्रो ऊपर करके कहा, क्या बात है, कुछ बोलना है? नहीं, कुछ नहीं कहना है, अभी उचित समय नहीं लगा। और वो चुप रहा। सौरभ वहां पहुंचकर तुम ज्यादा बात मत करना, सीधे मुझे कॉल करना। सौरभ ने हाँ में सिर हिला दिया और चला गया। पुष्पा के कहने पर कामिनी ने कंगन अपने पास तो रख लिया, लेकिन वो कंगन को बेचने नहीं गई। ये कंगन उसकी माँ ने पहनने को दिया था और माँ से जुड़ी चीजें बेटियों के लिए कितनी प्यारी होती है कामिनी खूब जानती थी। इसीलिए उसने उसकी मदद करने की सोची, लेकिन पूरे पैसे तो उसके पास भी नहीं थे। अब क्या करे? फिर कुछ सोचकर अपने भाई को फोन लगाया, पर जब पैसे देने की बात कही तो भाई से पहले ही भाभी ने कहा, फिलहाल पैसे तो हमारे पास भी नहीं है। भैया आप कहीं से भी इंतजाम करवा दो, मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर तुम्हें दे दूंगी। अरे एक बार कह दिया तो समझ में नहीं आ रहा क्या? और हम कहाँ से इंतजाम करके दे?
अपना घर बार बेचकर आपको दे दूं, फिर आपके घर लेने तो उन्होंने मदद की थी, वो पैसे भी आपने नहीं लौटाया। पहले वो पैसे लौटाइए, फिर मांगने आइएगा, भाभी ने अब की बार झिड़कते हुए कहा। हाँ भाभी, नहीं लौटाया, क्योंकि पैसे भाई के नहीं पापा के थे। पापा के नहीं थे, हमारे थे, वो हमें देकर गए थे, भाभी ने कहा। तो भाई ने भी उनका साथ दिया। तब कामिनी शांत हो गई और मन ही मन सोचने लगी, पर पापा ने तो कहा था कि इसमें से एक हिस्सा बहन को भी दे देना। खैर, अब जो भी हो, मैं भाई को पैसा लौटा दूंगी। वैसे भी हम लड़कियों के हिस्से बस मायके और ससुराल, दो घर की इज्जत की पगड़ी आती है, वही संभालने को मिलता है। बाकी प्रॉपर्टी तो बेटे के हाथों में ही जाती है। सच में अजीब नियम है समाज के। प्रॉपर्टी के पेपर बेटे के हाथ में। मैंने क्या कहा, बस थोड़े पैसे ही तो मांगे थे ना, मेरे भाई के पास है कि मदद कर दे, और फिर मैं कहाँ उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने जा रही हूँ। खैर, उसने एक बार फिर कंगन निकाल कर देखा और उसे बैग में रख लिया और सोचने लगी, क्या करूँ, कैसे इसकी मदद करूँ। इधर सौरभ मन ही मन सोचते हुए पहुंचा कि सबसे पहले जाकर पुष्पा से ही मिलना है। कामिनी से बाद में मिलूंगा, नहीं तो उसके चक्कर में आज कहीं फिर दिमाग से निकल गया तो कृष्य छोड़ेगा नहीं मुझे। वो बार बार कामिनी के घर का दरवाजा नॉक करता रहा। जब नहीं खुला तो बगल का दरवाजा नॉक किया, तो पुष्पा ने ही डोर खोला और सामने सौरभ को देखकर एकदम से चौंक पड़ी। सौरभ, आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब। हेलो मैम, कैसी हैं आप? और आप यहाँ रहती है? पुष्पा को चौंकते देख सौरभ ने बताया, नहीं कि उसे कृष्ण ने भेजा है। मैं ठीक हूँ, और हाँ, मैं यहीं रहती हूँ, पर आप यहाँ कैसे? आइए, आप अंदर आइए। दोनों बातें कर रहे थे, तभी कामिनी आई। उसे देख दूर से ही बोली, सौरभ, तुम यहाँ कब आए? कामिनी को देखते ही सौरभ तुरंत आगे बढ़कर उसके गले से लग गया। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, लेकिन हालचाल पहले पूछने से पहले मुझे अपना फ़ोन नंबर शेयर करो, नहीं तो हम फिर भूल जाएंगे। इधर पुष्पा चौंक रही थी कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। फिर कामिनी की कही बातें याद आई और वो चौंक गई। तो अच्छा, ये है सौरभ, मतलब कामिनी का सौरभ यही है। वो कुछ पूछती उससे पहले ही कामिनी ने हंसते हुए कहा, पुष्पा, ये सौरभ है, मैंने तुम्हें बताया था ना। अच्छा, तो तुम इनके बारे में बात कर रही थी। इन्हें तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या? कैसे? आप दोनों शांत रहो, मैं बताता हूँ। मैं मिस्टर मल्होत्रा के साथ काम करता हूँ। क्या बात कर रहे हो? फिर बताया क्यों नहीं? इतना बात करने का टाइम भी कहाँ था, और क्या हम यहीं गेट पर खड़े होकर बात करेंगे? कामिनी हाथ पकड़कर खींचकर घर के अंदर ले गई। इधर पुष्पा बहुत खुश हो रही थी, पर साथ में आश्चर्य और डर भी लग रहा था कि इसके थ्रू सब पता कर लिया, मेरे बारे में जान लिया तो। वो आगे बढ़ी कामिनी को बताने के लिए कि उसे मेरे बारे में सौरभ को कुछ न बताए, लेकिन दरवाजे के पास गई तो दोनों के हंसने की आवाज़ सुनकर उसे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई और वो वापस अपने कमरे में लौट गई। तुम यहाँ बैठो जल्दी से, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। पिछली बार तुम बिना कुछ खाए पिए ही भाग गए थे। सौरभ ने उसके हाथ पकड़कर खींचकर बिठा दिया। रुको, मुझे जो बात करनी है पहले वो बात कर लेते हैं। हम पिछली बार भी जिस काम से आए थे वो काम नहीं हो पाया। अगर इस बार भी कुछ गड़बड़ हुआ तो मिस्टर मल्होत्रा के साथ काकी माँ भी मुझे धो डालेगी। हाँ, तो बोलो, क्या बात करनी थी? ये जो तुम्हारी पड़ोसन पुष्पा है, पता है ना, मल्होत्रा के घर काम करती है। हाँ हाँ, बिल्कुल पता है। वो 2 दिन से काम पर नहीं आई है, इसीलिए मैं आया हूँ। क्या हुआ? वो क्यों नहीं आ रही है? और भी कुछ बात करनी है मुझे। हाँ, क्योंकि उसने काम छोड़ दिया। लेकिन क्यों? क्या परेशानी थी उन्हें? सौरभ ने खड़े होते हुए कहा। अरे, परेशानी ही परेशानी थी। जब से मिला है तब से किसी न किसी तरह से परेशान करके रख दिया है उसे। पता है, परसों उसे क्या कहा पता नहीं, वो इतने टेंशन में थी कि ट्रक के नीचे आते आते बची। वो तो भला हो किसी ने उसे देख लिया और बचा लिया, वरना तो बहुत चोटें आई है उसे। मैंने ही उसकी मरहम पट्टी की। वैसे कैसा है तुम्हारा बॉस कृष्ण मल्होत्रा, और क्यों उसे इतना परेशान कर रहा है? अरे नहीं नहीं कामिनी, बात कुछ हो रहा है। और मिस्टर मल्होत्रा जितना रहीश है, वैसी ही उनकी सोच भी है। बहुत अच्छे इंसान है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, तुम तारीफ तो करोगे ही ना। अगर इतना ही अच्छा होता तो क्यों ऐसे इतना परेशान करता? इधर कृष्य परेशान था कि सौरभ गया, पर क्या हुआ, अब तक कॉल क्यों नहीं आया उसका? कुछ वो फोन लगाने लगा, लेकिन छोड़ दिया कि इतना भी उतावलापन ठीक नहीं।
इधर कुछ देर तक दोनों बातें करते रहे। बातों बातों में कामिनी ने पुष्पा के बारे में सारी बातें बता दी। 4 साल पहले पुष्पा कैसे मिली, किस हालत में, तब से वो कैसे रह रही है, सब कुछ बता दिया उसने, जिसे सुनकर सौरभ को भी बहुत दुख हुआ। बैठो, तुम चाय पियो, फिर पुष्पा से बात कर लेना। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि अब वो काम पर लौटेगी। अब काम पर नहीं, घर लौटने की बारी है। कामिनी कुछ समझती उससे पहले ही सौरभ कमरे से निकला और कृष्य को फोन लगा दिया। बेसब्री से इंतजार कर रहा कृष्य झटके में फोन उठा लिया। हाँ बोल सौरभ, वो ठीक तो है, क्यों नहीं आई काम पर? अब वो नहीं आएगी। कृष्य गुस्से में भड़क गया। ऐसे कैसे नहीं आएगी? उसे अच्छी तरह याद दिलाओ कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी। आप बिल्कुल चुप रहिए। कभी भी पेशेंस से काम क्यों नहीं लेते? बात को अच्छी तरह से पता क्यों नहीं करते? कितनी बार कहा है, आप अच्छी तरह से पता कर लीजिए या नहीं तो मुझे लगाने दीजिए, पर आप नहीं माने। वैसे वो क्यों नहीं काम छोड़ेगी? आपका बिहेवियर जैसा है, कौन काम करेगा आपके साथ? आपने ऐसा क्या कह दिया? बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा है। सुनकर कृष्य का तन मन कांप गया। ये तुम क्या कह रहे हो? अब वो ठीक है? उसकी आवाज में कंपन था। वो आप खुद देखिए ठीक है या नहीं। पता है, जिस बात के लिए आप नाराज हो रहे थे वैसा कुछ है ही नहीं। वो शादीशुदा नहीं है। एक बात और, क्या वो बच्ची भी उसकी नहीं है? वाट? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं खुद से अपनी आंखों से उस बच्ची को मम्मी कहते हुए सुना, उसके साथ भी देखा है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? जरूरी है आपने जो देखा हमेशा सच ही हो? तो फिर क्या? मुझे जो पता करना था कर लिया, अब जो करना है आपको करना है। तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। सौरभ के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। कामिनी भी बहुत खुश थी। मुझे एहसास था वो वैसा नहीं है जैसा खुद को दिखाना चाह रहा था। वो इमेजिन करने लगी दोनों कपल के तौर पर कितने अच्छे लगेंगे। अच्छा है, जल्दी ही सब ठीक हो जाए, मैं अभी बता देती हूँ। नहीं नहीं, कहीं अभी मत बताओ, वो खुद आ रहा है सब कुछ बताने के लिए। इधर कृष्ण ने तुरंत चेंज किया और आंखों पर गोगल्स चढ़ाते हुए कमरे से निकल गया। माँ ने पीछे से आवाज भी लगाई तो बस इतना जवाब दिया, जल्दी में हूँ, आकर सब बताता हूँ। वो बाहर निकला और कार में बैठ गया। ड्राइवर ने देखा तो भागकर आया, लेकिन तब तक कार दौड़ने लगा था। मुंबई की सड़कों पर कृष्य बेतहासा कार दौड़ाए जा रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए थे। उसने तुरंत सौरभ को फोन किया। सौरभ, अगर चोट ज्यादा आई है तो तुम उसे अस्पताल लेकर आओ। आप घबराइए मत, ज्यादा चोटें नहीं आई है। हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ। इधर सौरभ और कामिनी दोनों मुस्कुरा रहे थे। कामिनी बहुत खुश थी पुष्पा के लिए। मेरा तो जी कर रहा है अभी पुष्पा को बता देता हूँ, उसे बहुत गलतफहमी हो गई है, बोलकर कामिनी उठने लगी। तभी सौरभ ने उसकी कलाई पकड़कर जोर से खींचा और वो सीधे उसके सीने से जा लगी। उसकी गलतफहमी दूर करने वाला आ रहा है तो आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। अब सिर्फ हमारे बारे में सोचिए, फिक्र कीजिए। सौरभ ने उसके चेहरे पर झुकी लटों को कान के पीछे करते हुए कहा, तो कामिनी ने शर्माते हुए उसके सीने में अपना सिर छुपा लिया। तो सौरभ ने भी उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर होले से होठों को चूम लिया। सौरभ, इतना भी मत बहको, बोलकर कामिनी उठ खड़ी हुई। तो कितना बहकू आप ही बता दीजिए। देखो, अब आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं अब दूर जाने वाला नहीं। उसके कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचते हुए सौरभ ने कहा। तभी किसी के आने की आहट हुई और दरवाजा खोला तो कृष्य अपना टाई कसते और गोगल्स ठीक करते हुए तेज तेज कदमों से गली में आ रहा था। क्या कामिनी, आपने मेरी जान खतरे में कैसे डाल दी? कैसे चोट लग गई उसे? फिर उसने इशारे में पुष्पा का कमरा पूछा। आपकी जान को भी जो भी हुआ है वो आपकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। और इशारों में पुष्पा का कमरा बता दिया। पता चलते ही बस 2 कदमों से ही झट से कमरे में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पुष्पा चिल्ला पड़ी, अरे कामिनी, ये क्या है? इतना जोर से दरवाजा क्यों बंद किया? सर में दर्द हो रहा है, आराम करने दे। तू अपने कमरे में जा, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पिछले 2 दिनों से तो आराम कर रही है, और कितना आराम करेगी? आवाज सुनकर पुष्पा झट से मुड़ी। सामने कृष्य को देखते ही चौंक गई, झटके में उठ खड़ी हुई। आप यहाँ कैसे? कृष्य बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगा और पुष्पा पीछे हटने लगी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, गला सूखने लगा। देखिए, आप बाहर जाइए। आपको जो भी बात करनी है
तो हम आराम से बैठकर बात करते हैं। देखिए, आप जल्दी से दरवाजा खोलिए, कहीं किसी और ने देख लिया तो बेवजह बातें बनाएंगे, कुछ और मतलब निकालेंगे। पर कृष्य अब भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। अरे, आप सुन क्यों नहीं रही? आप मेरी तरफ क्यों बढ़ रही हैं? तब तक कृष्य आगे बढ़कर उसे टाइटली हग कर लिया। पुष्पा ने पहले उसे हटाना चाहा, लेकिन जब कृष्य पीछे नहीं हटा तो वो भी शांत रह गई। ये पल इतना अपनापन और सुकून भरा था कि मानो कुछ पल के लिए दोनों खो गए। पुष्पा भी बेहद सहज रही। रोड पर देखकर नहीं चल सकती हैं आप? अगर कुछ हो जाता तो चलिए दिखाइए कहाँ चोट लगी है आपको। कृष्य की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। पुष्पा ने उसे जोर से धक्का देते हुए कहा, हो जाता है तो हो जाता, आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है? मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? आखिर आप मेरी है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बेहद प्यार। चलिए घर चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ, माँ आपको बहुत याद कर रही है। फिर तुरंत सौरभ को कॉल किया फैमिली डॉक्टर को बुलाने के लिए। सुनकर पुष्पा की आंखें बड़ी हो गई, कलेजा धक से रह गया। फिर अगले ही क्षण संभलते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, और मैं क्या कोई सामान हूँ जो आप बिना मर्जी के मुझे घर ले जाने के लिए आए हैं? और मुझे कुछ नहीं हुआ है तो डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, कोई नहीं। आप आज प्यार नहीं करती है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है एक दिन मेरे प्यार का असर होगा और आप भी मुझे प्यार करने लगेगी, और आप मेरे घर का सामान नहीं, सम्मान है, सदस्य है। आई लव यू सो मच। आई हेट यू। तुम बहुत बुरे हो, मुझे नफरत है तुमसे, बहुत नफरत करती हूँ। पर मैं मोहब्बत करता हूँ, बेहद मोहब्बत करता हूँ तुमसे। उसने जोर से धक्का देते हुए कहा, तुम इंसान नहीं, डेविल हो, डेविल। कृष्य और करीब होते हुए बोला, और तुम एंजल हो, इस डेविल की एंजल। मैं कोई एंजल नहीं, किसी की भी एंजल नहीं। अब मेरे दिल में किसी के लिए कोई प्यार नहीं। एक बार किसी से प्यार करके मैंने अपना सब कुछ खो दिया, बर्बाद हो गया। अब नहीं पड़ना इस पछड़े में। एक बार मुझसे प्यार कर लीजिए, वादा करता हूँ जितना आपने खोया है कई गुना वापस कर दूंगा। जो बीत गया वो बात गई। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। हम दोनों प्यार करते हैं, ये क्या प्यार प्यार लगा रखा है। अब मेरा दिल पत्थर हो चुका है, अब इसे किसी से भी प्यार नहीं हो सकता। अगर आपको मुझसे प्यार हुआ है तो समस्या आपकी है, मेरी नहीं। अगर आपका दिल पत्थर का है तो मेरे प्यार में भी वो ताकत है जो पत्थर को पिघला दे, उसमें प्यार की नई कॉम्प्ले फूट पड़े। और हाँ, ये मेरी समस्या है, इसीलिए तो आपके पास समाधान ढूंढने आया हूँ, मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए घर चलिए, मैंने कहा ना, नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। और आप ये फिलोसफी मेरे सामने मत झाड़ो, मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, और मैं काम छोड़ रही हूँ। कृषि बेहद शालीनता से मुस्कुराते हुए बोला, घंटा तो छोड़िए, अगर चाहूं तो मिनट के अंदर अपने साथ आने को मजबूर कर दूं, लेकिन प्यार करता हूं आपसे, इसीलिए मजबूर नहीं कर सकता। प्यार से बोल रहा हूं, चलिए मेरे साथ। देखिए, अगर आप अभी के अभी बाहर नहीं गए तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, खूब जोर से चिल्लाओ, मैं भी तो देखूं मेरे सामने कौन आता है, किसकी इतनी हिम्मत है कि आपको मुझसे दूर ले जाए। आइए, माई वुड बी वाइफ। सुनकर पुष्पा फूट फूट कर रोने लगी। क्यों? अकेली लड़की पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, जिसका जी चाहे हथियाने की कोशिश में लगा रहता है, अपना हक जमाने लगता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। कठपुतली दिखाई देती हूँ या प्लास्टिक की गुड़िया, जिसकी मर्जी जानने की कोई जरूरत ना समझे। आपने ऐसा कैसे कह दिया? आपको मुझसे प्यार हो गया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं, और मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। कृष्ण को सारी बातें नहीं पता थी तो इतना समझ में नहीं आया। बस पुष्पा को इस तरह रोते देखा तो उसकी बाह पकड़ बेड पर बिठा दिया और पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके आंसू पोंछ दिया। पुष्पा की अब तक हिचकियां बंद गई थी। उसने वहीं रखे जग से पानी निकालकर पुष्पा को पिलाने लगा। पुष्पा ने हाथ जोड़ लिया, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़िए। कृष्ण बगल में बैठकर प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा। शांत हो जाइए, इतना मत रोइए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। क्या हुआ? आप ये सब क्या बोल रही है? अकेली रहती हैं, मम्मी पापा से अलग क्यों? वो कुछ बोलती उससे पहले ही पुन्या आ गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। मम्मा, ओपन द डोर।
आप यहाँ से जाइए, आपको इस तरह देखकर बहुत सवाल करेगी। घबराओ मत, मैं उसके हर सवाल का जवाब दूंगा। पुष्पा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और दरवाजा खोल दिया। पुण्य अपनी माँ से लिपटते हुए बोली, मम्मा आपने डोर क्यों बंद किया था? तभी उसकी नज़र कृष्य पर चली जाती है और वो चौंक पड़ती है। अरे हैंडसम अंकल, आप यहाँ कैसे? आपसे ही मिलने आया था राधा रानी। आप कैसी है? मैं अच्छी हूँ। ओके, आप कामिनी मासी के पास जाइए, अंकल को आपकी मम्मा से कुछ देर बात करनी है। तभी सौरभ और कामिनी डॉक्टर को लेकर आ गए। कृष्ण ने तुरंत डॉक्टर को पुष्पा को चेक करने के लिए कहा, पर पुष्पा पीछे हटने लगी। ये क्या जबरदस्ती है? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ, तो फिर आपने डॉक्टर क्यों बुलाया? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी पुण्या बोल पड़ी, मम्मा आप झूठ क्यों बोल रही हो? कल आपको बहुत चोट लगी थी ना, मैंने देखा आपको मेडिसिन लगाते हुए। कामिनी मासी को आप बोल रही थी कि आराम से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हैंडसम अंकल, मम्मा को चोट लगी है यहाँ शोल्डर, नी और सर पर भी। मुझे पता है बेटा, पर क्या करूं, आपकी मम्मा मेरी बात सुनती नहीं है। अभी आप बाहर जाओ, डॉक्टर अंकल मम्मा को चेक करेंगे। कामिनी और सौरभ तुरंत बाहर निकल गए, पर कृष्य वहीं खड़ा रहा। पुष्पा को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो चाह रही थी कि कृष्य वहां से हट जाए, परंतु कृष्य कमरे से बाहर नहीं गया। डॉक्टर ने चेक करते समय हल्का सा कुर्ती कंधे से नीचे सरकाया। पुष्पा शर्मा रही थी, ये देखकर कृष्य पीछे मुड़ गया। चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा, मामूली सी चोटें हैं और कुछ नहीं। उसने दवाई लिख दी और वो चला गया। डॉक्टर के जाते ही पुण्या, कामिनी और सौरभ फिर आ गए। पुष्पा ने चिढ़ते हुए कहा, अरे तू जा ना बहन, क्यों परेशान हो रही है? डॉक्टर ने कहा, बस मामूली सी चोटें हैं। कामिनी हंसने लगी और सौरभ के साथ वहां से हट गई। वहीं पुण्या अपनी मीठी मीठी आवाज में सवाल पर सवाल करने लगी। अंकल आप कहाँ रहते हैं? अब कब आएंगे हमसे मिलने? आप बहुत अच्छे हैं, आप यहीं रह जाइए ना, हम साथ में रहते हैं ना। हाँ बेटा, हम साथ में रहेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ। ठीक है अंकल, पर कब चलेंगे? जब आपकी मम्मा मान जाएगी तब। मम्मा क्यों नहीं मान रही? आपसे नाराज है? कृष्ण ने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर आप मम्मा को प्यार से मना लीजिए ना। जैसे मैं नाराज होती हूँ तो मम्मा मुझे मना लेती है। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मम्मा आपको कैसे मनाती है, जरा मुझे भी बताइए। मुझे कसकर हग करती है और मेरे गाल पर किसी लेकर फिर मैं तुरंत हंसने लगती हूँ। आप भी ऐसे मम्मा को मना लीजिए, देखना मम्मा तुरंत मान जाएगी। मैं भी मम्मा को ऐसे ही प्यार करती हूँ। कृष्य बालों में अंगुलियां फिराते हुए हंस दिया। आपने बहुत सही तरीका बताया है बेटा, मैं अभी आपकी मम्मा को मना लेता हूँ। बोलते हुए पुष्पा की तरफ देखा। पुष्पा की आंखें बड़ी हो गई। कृष्य उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी वो गुस्से में उठ खड़ी हुई और अपनी एड़ी से कृष्य के पैर के नाखून को जोर से दबाते हुए कहा, बेटा मम्मा नाराज नहीं है, मान गई। पुण्य खुशी से ताली बजाने लगी। कृष्य को दर्द बहुत हुआ, पर वो मुस्कुराता रहा। मम्मा फिर चलो ना, हम यहाँ से चलते हैं, वैसे भी मेरा मन यहाँ नहीं लगता है। देखो बेटा, अभी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो कैसे जाएगी मम्मा? पुष्पा ने तुरंत कहा। तो पुण्या ने कहा, हाँ अंकल, मम्मा को चोट लगी है तो कैसे जा पाएगी? एक काम करते हैं, मम्मा जब ठीक हो जाएगी फिर हम जाएंगे। कृष्य को पुण्या के सामने जिद करना ठीक नहीं लगा। उसने बच्ची को गोद में उठाते हुए कहा, ठीक है बेटा, आज आप दोनों यहाँ आराम करिए, अंकल आपको लेने कल आएंगे और आप अपना और मम्मा का बैग पैक करके रखना, हम अपने घर चलेंगे। अपना घर? हाँ बेटा, अपना दूसरा घर, जहाँ आपको दादी और बुआ भी मिलेगी। वाह, फिर तो मैं जरूर जाऊंगी। वही सारी बातें सुनकर पुष्पा गुस्से में लाल पीली हो रही थी, पर पुण्या के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। कृष्ण ने धीरे से कहा, मैं जा रहा हूँ, आज आप आराम करिए, कल मैं लेने आ रहा हूँ और कल मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, किसी की भी नहीं सुनूंगा। तो कोई जिद नहीं। और हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि आपकी हरकतें मैं भूल जाता हूँ, कुछ नहीं भूला हूँ। मौका मिलने दीजिए, सूद समेत वसूल करूंगा, बोलकर आईविक कर दिया। और हाँ, टेंशन मत लीजिए, आपके पेरेंट्स की परमिशन लूंगा, लेकिन अब शादी तो आपसे ही करूंगा। पुष्पा का अंदर ही अंदर घबराहट के मारे बुरा हाल हो रहा था, फिर भी हिम्मत कर बोली, अजीब जिद है, मैं भी देखती हूँ कैसे जोर जबरदस्ती करते हैं आप।
जोर जबरदस्ती करता तो अभी के अभी लेकर चला जाता। ध्यान रखिए अपना, कल आ रहा हूँ, बोलकर उसके गालों को धीरे से चूम लिया। फिर पुण्य के सिर पर वो प्यार से सहलाया और बाय बोलकर कमरे से निकल गया। अरे ओ लव बर्ड्स, गुटरगू हो गया तो चलो निकलो बाहर। कामिनी ने दांतों तले जीभ काटते हुए सौरभ को धक्का दिया। जाओ बाहर। सौरभ पीछे मुड़ा और कामिनी के होठों को चूमकर हंसते हुए बाहर निकल गया। वो बाहर निकला तो कृष्ण ने पूछा, कब से चल रहा है ये सब? अभी कुछ दिनों पहले से ही। फिर उसने सारी बातें बता दी, कैसे सविता जी ने उसे यहाँ भेजा और यहाँ कामिनी से उसकी दोबारा मुलाकात हुई। फिर कामिनी के बारे में भी सारी बातें बता दी। सुनकर कृष्ण ने कहा, तो फिर शादी कब कर रहा है? पहले आप कर लीजिए, मेरा क्या है, कभी भी हो जाएगी। देखो वो कब राजी होती है, काकी को बताएंगे, फिलहाल नहीं। इसी तरह दोनों बातें करते हुए घर को चले। इधर कामिनी बहुत खुश थी और पुष्पा को लगातार मना रही थी, समझा रही थी, पर पुष्पा बात मानने को राजी नहीं हो रही थी। प्रेम के दिए धोखे से इस तरह टूट चुकी थी कि किसी और पर भरोसा करना बहुत मुश्किल लग रहा था। इधर पुण्य भी खूब उछल कूद कर रही थी। मम्मा जल्दी से पैकिंग कर लो ना, कल हमें अंकल लेने आएंगे। पुष्पा मना कर रही थी, समझा रही थी, परंतु बच्ची जब बहुत जिद करने लगी तो पुष्पा ने जोर से डांट दिया। अरे तू बच्ची को क्यों डांट रही है? अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मत जा। पर कहीं का कहीं गुस्सा कहीं और क्यों निकाल रही है? क्या तुम्हें लगता है मुझे जाना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए, इतना धोखा खाने के बाद भी? तुम्हारी स्थिति समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो उस पर भरोसा ना किया जाए। फिर सौरभ ने मुझे बताया सब। वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी रूपक अपनी माँ के साथ आ धमका। देखकर दोनों चौंक गई, लेकिन इस बार उसने नाराजगी से नहीं, प्यार से कहा, पुष्पा, 1 महीने का समय दिया था, पूरा होने को आ गया। परसों का बहुत अच्छा दिन है, तो यहीं भगवान के मंदिर में मेरे रूपक के साथ 7 फेरे ले लो। अब ज्यादा इंतजार करना भी ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता मेरी होने वाली बहू के घर में जवान मर्दों का आना जाना। सुनकर पुष्पा अंदर तक कांप गई। वो उठ खड़ी हुई। काकी इस तरह अचानक कैसे? और मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। देख, मैं तुझे पूछने नहीं बताने आया हूँ, और तू तैयार हो या नहीं, पर ये शादी तो होकर रहेगी, रूपक ने कहा। पुष्पा अपना बचाव करती कुछ बोलती, तब तक गली की कुछ औरतें आ गई। अरे क्यों नहीं करनी शादी? बैठे बिठाए इतना अच्छा घर परिवार मिल रहा है, बच्ची को पिता मिल जाएगा, और क्या चाहिए? मुझे नहीं चाहिए कुछ, मेरी बच्ची को पिता की जरूरत नहीं, तो मुझे नहीं करनी है शादी, और आप लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते, पुष्पा ने हिम्मत करके कहा। क्यों नहीं करना चाहती? ताकि अलग अलग मर्दों को भुला सके। सच में तुम भोली दिखती हो, परंतु वास्तव में भोली हो नहीं, और हमें अगर जबरदस्ती करना होता तो कितने सालों तक इंतजार नहीं करते। देख, हम सीधे सीधे बोल रहे हैं, अगर गली में रहना है तो इसके घर की बहू बनकर रहेगी, वरना नहीं रहेगी। देखो, तुम कुछ तैयारी मत करना, मैं सारी तैयारी करूंगी, और हाँ, शादी का जोड़ा कल सुबह लेकर आऊंगी मैं, बोलकर रूपक की माँ चली गई, और साथ में बाकी औरतें भी। उसके जाते ही दरवाजा बंद कर पुष्पा कामिनी के गले से लगकर सुबकने लगी। तुम सोचो, किसे चुनना चाहती हो, कृष्य को या रूपक को? पुष्पा कामिनी के कंधे में मुंह दबाकर जोर जोर से रोने लगी। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।